हाय फ्रेंड्स, मैं भास्कर सर पुनः एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट टेंस के प्रथम रूप यानी कि सिंपल प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट से किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस थे, कुछ इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव थे, कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव थे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताऊंगा। देखिए, जब हम यूजेज को देखेंगे चलिए देखते हैं हम लोग यूजेज को। यूजेज क्या है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए प्रतिदिन यानी कि जो प्रत्येक दिन हम लोग सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए, सामान्य रूप से हम लोग जो कार्य करते हैं जैसे कि जगना, खाना, पढ़ना वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि, ये सभी काम जो है यानी कि जो भी कार्य समान रूप से हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं, उन कार्यों को जब हम अंग्रेजी अनुवाद में करते हैं तो अंग्रेजी अनुवाद करने के क्रम में ऐसे वाक्यों को हमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया है, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ए नंबर में पहला एग्जाम्पल जो है क्या लिया है मैंने इसमें, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन सुबह जगता हूं, यह एक सामान्य क्रिया है, इसलिए ऐसे सामान्य क्रिया जो प्रत्येक दिन घटित होती है उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि माय मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। मेरी माता प्रत्येक दिन मंदिर जाती है। माय फादर गोज टू ऑफिस एट 10 AM। मेरे पिताजी 10 बजे कार्यालय जाते हैं। ही प्लेज फुटबॉल डेली। वह प्रत्येक दिन फुटबॉल खेलता है। ये सब कुछ ऐसे वाक्य हैं जो कि प्रत्येक दिन होता है। लेकिन अगर हम टाइम के दृष्टि से देखें, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि देयर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट, टाइम एंड टेंस। टाइम इज अ नेचुरल कंसेप्ट व्हाइल टेंस इज अ ग्रामेटिकल कंसेप्ट। अर्थात कि टाइम और टेंस दो अलग अलग अवधारणा होती है। जहां टाइम एक प्राकृतिक अवधारणा है, वहीं पर टेंस जो है वह आपका ग्रामेटिकल अवधारणा है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक दिन समान रूप से किए जाने वाले कार्य होते हैं वह समय के अनुसार से फ्यूचर में भी होते हैं, समय के अनुसार से फ्यूचर में होते हैं। लेकिन जब उसे हम टेंस के अनुसार से अनुवाद कर बनाते हैं ऐसे वाक्यों का, तो उसे हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। यह जो है पहला यूज है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छे से आप लोगों को। चलिए फिर तब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि फिर दूसरी बार दूसरे जगह कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे कि हमको सिर्फ काम जो होता है वह भूत में भी हुआ रहता है, भविष्य में भी होने वाला होता है, लेकिन समय के आधार पर उसको
नहीं बनाते हैं, बल्कि टेंस के आधार पर बनाते हैं और उसे हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में ही बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल देखने से पहले देख लीजिए कि ऐसी परिस्थिति क्या है। ऐसी परिस्थिति जो है वो आपका है सर्वकालिक सत्य, इटर्नल ट्रूथ्स। सर्वकालिक सत्य दोस्तों, सर्वकालिक सत्य जो है वह वैसा सत्य होता है जो कि हमेशा विद्यमान होता है, कभी बदलता नहीं है, समय के साथ में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे सत्य को सर्वकालिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, जिसके विषय में हर कोई जानता हो। जैसे कि सूरज पूरब में उगता है। ये बताइए कि ऐसा कौन होगा जो नहीं जानता होगा कि सूर्य पूरब में उगता है। अगर हम कहें सूर्य पश्चिम में उगता है तो कोई मानेगा? आप मानिएगा? बिल्कुल नहीं मानिएगा। क्यों मानिएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य जो है वह पूरब में उगता है। यह एक शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसी शाश्वत सत्य को, यूनिवर्सल ट्रूथ को सर्वकालिक सत्य यानी कि इटर्नल ट्रूथ्स भी कहा जाता है। और ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद जो है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षियाँ उड़ती हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है आपका, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य जो है वह पश्चिम में डूबता है। ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो कि शाश्वत, मेरे भाई शाश्वत सत्य है, यह बदल नहीं सकता है। सूर्य पश्चिम में ही डूबेगा, पूरब में नहीं डूबेगा। तो ऐसी घटनाओं का जब हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना हो तो ऐसी घटनाओं को हम सदैव ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर अब देखते हैं इसी में जो थर्ड नंबर है आपका, थर्ड पे आते हैं। देखिए थर्ड में क्या कहता है, कुछ वर्ब्स का प्रयोग, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतया प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना उचित रहता है। कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिसका प्रयोग यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करें तो अच्छा रहता है, और यदि हम इसे किसी और टेंस में प्रयोग में करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। इसके विषय में हम लोग आगे टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल में आप यहाँ पर देखिए कि आखिर ऐसे कौन सा वर्ब हैं कि जिनका सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग करना उचित होता है। तो ऐसे वर्ब्स में आते हैं सी, हियर, थिंक, हैव, लुक, appear, seems, belong, etc. etc. जैसे कि सी हुआ, हियर हुआ, थिंक हुआ, हैव हुआ, लुक हुआ, appear हुआ, हाँ, सीम हुआ या बिलोंग हुआ। ये सब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हमें सदैव ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना चाहिए, और उसी में यह ज़्यादा उपयुक्त होता है। अगर आप ऐसे वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर दीजिएगा तो फिर आपका वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि आई हियर, यानी कि मैं सुनता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मैं सुन रहा हूं, आप जानते हैं रहा हूं रही है, पहले भी आप लोग टेंस में पढ़े हैं, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। लेकिन दोस्तों देखिए, हम आपको वही चीज से अलग कर रहे हैं कि अगर वाक्य के अंत को देखकर ही सिर्फ जो है यह तय नहीं किया जाना है कि सेंटेंस को हमें किस प्रकार से बनाना है, अपितु सेंटेंस के सभी गुण पर ध्यान देते हुए हमें उसका अनुवाद करना चाहिए। तो मैं सुन रहा हूं, इसमें सुनने का अगर वर्ब हियर लेते हैं हम तो हियरिंग नहीं होगा। अगर हियरिंग कर देते हैं तो देखिए, हियरिंग करने से क्या होता है ना कि हियरिंग का मीनिंग चेंज हो जाता है। हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, जो कि अदालत में होता है, जो कि अदालत में होता है। किसी भी केस का हियरिंग होता है, उसका सुनवाई होता है। लेकिन अभी आपको वाक्य मिला है कि मैं सुन रहा हूं, तो इसे आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। अगर इसके लिए आप लिखते हैं आई हियर, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि मैं सुन रहा हूं, और इसका मतलब यह भी हुआ कि मैं सुनता हूं। मैं सुनता हूं आई हियर, और मैं सुन रहा हूं आई हियर। दोनों के लिए आप आई हियर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कहिएगा कि नहीं सर हम नहीं करेंगे, तो फिर यहां पर आप अगर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार से बनाइएगा तो एम लगाने के बाद ये जो वर्ब है आपका हियरिंग, इसका प्रयोग नहीं कीजिए, क्योंकि हियरिंग का प्रयोग अगर कर दीजिएगा तो इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। आई एम हियरिंग का मतलब हो जाएगा मैं सुनवाई हूं। क्या आप सुनवाई हैं कि आप सुन रहे हैं? तो आप सुन रहे हैं ना, मैं सुन रहा हूं है ना हिंदी, तो फिर क्या हो जाएगा आई एम लिसनिंग, LISTENING, आई एम लिसनिंग। यानी कि यहां पे देखिए वर्ब कौन सा है, हियर। हियर वर्ब का प्रयोग अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर देंगे तो उसमें वर्ब का चौथा रूप लगाना पड़ेगा, और जब वर्ब का चौथा रूप बनाने के लिए इसमें ING जोड़ेंगे तो हियर में तो यह हो जाएगा हियरिंग, जिसका कि अर्थ सुनने से बिल्कुल अलग हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप बनाइएगा आई एम हियरिंग, तो यह पूरी तरह से वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो गया। तो दोस्तों अनर्थ नहीं करना है, नहीं, हम लोग को सही सही बताना है। जैसे कि देखिए एज फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट में मैंने लिया है आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। यहां पर हैव जो है वह वर्ब है। हैव का मतलब होता है पास में होना, हैव का मतलब होता है पास में होना। तो आई हैव अ कार का मतलब हुआ मेरे पास एक गाड़ी है। अगर आप यह कहते हैं कि मेरे पास एक गाड़ी रह रहा है, मेरे पास एक गाड़ी रह रहा है, तो देखिए वाक्य का जो है सारा चीज बदल गया, यह बिल्कुल ही अटपटा सा प्रतीत होने लगा। और इसको बनाने के लिए आपके अगर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाइएगा तो आप कहेंगे आई एम हैविंग अ कार, और जब हैविंग कर दीजिएगा तो फिर हैविंग का मतलब अलग हो जाएगा, बदल जाएगा, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप क्या कहिएगा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, या मेरे पास एक कार रह रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों ही परिस्थिति में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरह ही बनाना है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तरह। तो आशा करते हैं ये रूल आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियो में कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए
तो आप बेधड़क कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमें जो है ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने से आप लोगों को एक फ़ायदा होगा कि वहाँ से आपको जो है प्रत्येक दिन जितना भी क्लासेस होंगे उनका PDF नोट्स मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको PDF नोट्स मिलते जाएगा तो आप अपना नोट्स तैयार करने में आपको आसानी होगी और आप अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का जो है कि मेरे पास में कमेंट आया है कि सर नोट्स कैसे तैयार किया जाए। तो नोट्स जो है हमेशा आपको जो है अपने अनुसार से तैयार करना है, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। आपके लिए जो प्रेफरेबल हो उसी लैंग्वेज में आप अपने नोट्स को तैयार करें। किसी और के द्वारा बनाए गए नोट्स पर ध्यान न दें या उसका कॉपी न करें। तो अब आपको जो है जितना भी क्लास होगा उस क्लास का PDF नोट्स मिलेगा और आप उसे फिर अपने पढ़ने के बाद फिर उसे आप खुद से पढ़िए और उसको फिर तब अपने अनुसार से अपने शब्दों में आप अपना नोट बना लीजिए। और देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है, इंग्लिश जो है बिल्कुल ही आसान विषय है, इसके जैसा आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। लेकिन हमें डर लगता है इसी सब्जेक्ट से, और डरने के कारण यह हमारे लिए भारी हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से हिंदी है सेम एज उसी प्रकार से इंग्लिश है। हिंदी के तरह ही इंग्लिश को भी लेना है और इंजॉय करके पढ़ना है, एक जरा भी फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल के तरफ। अगला रूल क्या कहता है देखते हैं। रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है। रूल नंबर 4 कह रहा है कि हेयर एवं देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी वाक्यों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। वैसा एक्सक्लामेटरी वाक्य जो कि हेयर और देयर से शुरू हो, उसके वैसे वाक्यों में जो है उसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर किया गया हो तो वह ज़्यादा उपयुक्त होता है। और ज़्यादातर जो है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कहते हैं देयर सी लिव्स, देयर सी लिव्स, देयर गोज द बेल, या हेयर कम्स द ट्रेन, हेयर सी कम्स। ये ऐसे वाक्य हैं जो कि आपका हेयर और देयर से शुरू हो रहा है और इन वाक्यों के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है जब किसी वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ रहता है मेरे दोस्तों, तो वह जो है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। अगर फुल स्टॉप लगा हुआ रहेगा तो वह आपका स्टेटमेंट होगा, ईदर अफर्मेटिव और निगेटिव। और फिर अगर आपका वाक्य के अंत में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क रहता है तो फिर वह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। क्लियर होगा? तो फोर्थ रूल जो है वह यही कहता है कि वैसा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो कि हेयर और देयर से शुरू होता है, वैसे वाक्यों में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, या वैसे वाक्यों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? रूल नंबर 4। चलिए फिर तब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है।